वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2016 में आई मूवी द टेक को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक स्पाई थ्रिलर मूवी है और इसके लीड रोल में है इद्रिस एल्बा। मूवी की शुरुआत में हमें एक गजब का सिटी व्यू दिखाया जाता है, जो कि पेरिस का है, जहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा होकर एंजॉय कर रहे हैं। मगर तभी यहाँ पर एक लेडी बिना कपड़ों के आ जाती है, जिसे देखकर लड़कों का दिल खुश हो जाता है। मगर लेडीज काफी शॉक्ड हैं ये देखकर कि ये लेडी ऐसे बिना कपड़ों के कैसे घूम सकती है। मगर जो भी हो, सभी लोगों का ध्यान इस लेडी पे जा चुका है और इस सब का फायदा उठाकर एक लड़का सभी की चीजें चुराना स्टार्ट कर देता है। ऑब्वियसली ये आदमी एक पॉकेट मार है। इसके बाद ये लेडी एक सबवे स्टेशन पर उस पॉकेट मार से मिलती है और अपने 300 यूरोस मांगती है। और यहाँ पे हमें क्लियर हो जाता है कि ये दोनों मिले हुए हैं। लेडी डाइवर्जन क्रिएट करती है और ये आदमी चोरी करता है। और वैसे इस आदमी का नाम माइकल मेसन है। इसके बाद ये दोनों ट्रेन पे चढ़ जाते हैं और लेडी मेसन को अपने फ्लैट चलकर मौज मस्ती करने का ऑफर देती है। मगर तभी मेसन को दो पुलिस वाले नजर आ जाते हैं, तो वो लास्ट मोमेंट पे ट्रेन से उतर जाता है। और ऑब्वियसली लेडी इससे काफी डिसअपॉइंटेड है, उसकी शाम बेकार जाने वाली है। इसके बाद हमें CIA की सर्विलेंस यूनिट दिखाई जाती है, जहाँ पे हम स्पेशल एजेंट शॉन ब्रायर को देखते हैं, जिसे एक ऑफिस में बुलाकर खूब खरी खोटी सुनाई जा रही है। ऑब्वियसली फील्ड मिशन के बाद ब्रायर को डीब्रीफ किया जा रहा है। शॉन को उसका सुपीरियर टॉम बोलता है कि तुमने अपने लास्ट मिशन पर डायरेक्ट ऑर्डर फॉलो नहीं किए और तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हमारी इन्फॉर्मर मारी जा चुकी है। इसके बाद हमें इस ऑफिस में एक ब्यूटीफुल लेडी दिखाई जाती है, जिसका नाम कैरन है। जब टॉम यहाँ से उठ के चला जाता है, तब कैरन अपनी इन्फॉर्मर की फोटो शॉन को दिखाती है और बोलती है कि वेलकम टू पेरिस। वैसे कैरन ब्रायन की हरकतों से खुश नहीं है। वहीं सिटी में किसी दूसरी जगह पे एक आदमी एक टेडी बियर का ऑपरेशन कर रहा है, जिसके अंदर एक बॉम्ब था, जिसे वो आदमी एक्टिवेट कर देता है। तो जोई नाम की लेडी नर्वसली पूछती है कि जहाँ पे ये बॉम्ब रखा जाने वाला है वो जगह खाली तो है ना। तो आदमी लेडी को रीअश्योर करके कहता है कि ये बॉम्बिंग सिर्फ एज अ वार्निंग के तौर पे की जाएगी एंड डोंट वरी। मगर इस लेडी को पता नहीं है कि उसका तो बस यूज किया जा रहा है, और वो भी टेररिज्म के लिए। वहीं दूसरी तरफ मेसन एक पॉन शॉप जाकर अपनी लास्ट लूट में चुराया हुआ सारा सामान बेच देता है। इसके बाद जोई अपना बैग लेकर अपने मिशन पे चल देती है और फ्रेंच नेशनलिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर तक पहुंच जाती है। इसके बाद जोई अपने प्री प्लान जगह तक पहुंचकर बॉम्ब वाला बैग रख देती है। मगर वो देखती है कि इस फ्लोर पे तो अभी भी सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो ये लेडी काफी घबरा जाती है, क्योंकि प्लान के हिसाब से तो ये फ्लोर खाली होना चाहिए था। तो जोई बैग को लेकर यहाँ से वापस बाहर की तरफ चल देती है। वही मेसन भी इसी टाइम एक रोड साइड कैफे शॉप से आते जाते लोगों पे नजर रख रहा है। असल में मेसन लोगों की कीमती चीजों पर नजर रख रहा है, जैसे पर्स, वॉलेट, कीमती घड़ियां वगैरह वगैरह। तभी उसकी नजर जोई पे पड़ती है, जिसके हाथ में एक कीमती बैग था। तो मेसन को लालच आ जाता है। वहीं जोई अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ रही है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि ऑफिस खाली होगा और हम तो बस लोगों को डराने वाले हैं, ना कि उन्हें मारने वाले, और तुम एक धोखेबाज टेररिस्ट हो। मगर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम्हें जो काम दिया है उसे पूरा करो, वरना अच्छा नहीं होगा। मगर जोई फोन को काट देती है और ये सब सीन मेसन भी देख रहा होता है। और फिर वो न्यू टारगेट की तरफ चल देता है। और जब वो लेडी काफी दुखी होकर रो रही थी, तो मेसन बड़ी सफाई से उसका बैग गायब कर देता है। मगर जब जोई को ध्यान आता है तो वो काफी घबराने लगती है। वहीं जोई का बॉयफ्रेंड, जिसका नाम जीन है, अपने बॉस रफी से बोलता है कि जोई घबराई हुई है। तो रफी बोलता है कि अगर बॉम्ब सही जगह पे और सही टाइम पे नहीं फटा तो तुम तो गए समझो। वहीं दूसरी तरफ जोई अपने बैग को बुरी तरह से ढूंढ रही है, मगर अब क्या बैग मिलने वाला है। इसके बाद मेसन एक कोने में छुपकर जोई का बैग चेक करता है। तो मेसन को बैग में एक टेडी बियर और एक फोन मिलता है। तो मेसन फोन को तो अपने पास रख लेता है, मगर बैग को कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। मगर तभी बैग वाला बॉम्ब फट जाता है, जिससे कई लोग मारे जाते हैं और मेसन भी इस सब में इंजर्ड हो जाता है। मगर मेसन को इसके बाद आने वाले खतरे का अंदाजा हो चुका था, तो वो यहाँ से भाग जाता है। वहीं कार में इस बॉम्ब अटैक का मास्टरमाइंड रफी ब्लास्ट से रिलेटेड न्यूज सुन लेता है। तो रफी अपने आदमियों से कहता है कि ब्लास्ट भले ही गलत जगह पे हुआ हो, मगर हुआ तो सही। अब आगे का प्लान फॉलो करो और गवर्नमेंट को धमकी भरा मैसेज भेजो। इसके बाद पेरिस की पब्लिक को एक वॉइस मैसेज जाता है कि ये धमाका तो सिर्फ शुरुआत है और अगला अटैक 36 घंटों में होगा। वहीं होमलैंड सिक्योरिटी का हेड विक्टर मीडिया के सामने बोलता है कि फ्रांस टेररिज्म के सामने कभी भी नहीं झुकेगा और हम इन टेररिस्ट को हंट करेंगे, वो भी फुल फोर्स के साथ। इसके बाद विक्टर का आदमी उसे मेसन की पिक्चर दिखा के बोलता है कि जिस बैग में बॉम्ब था लास्ट टाइम वो बैग इस आदमी के पास था।
तो बॉस बोलता है कि सीआईए और इंटरपोल को इसकी फोटो भेज दो और वो लोग हेल्प करेंगे। वहीं सीआईए के सर्वेलेंस बेस में ऑपरेटर एजेंट्स को मेसन की पिक्चर दिखाकर बोलता है कि ये बॉम्बिंग इसी आदमी का काम है। तो कैरन ऑपरेटर को रिमाइंड करती है कि इस बारे में फ्रेंच गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो टॉम बताता है कि इस आदमी का नाम माइकल मेसन है, जो कि एक फ्रॉड है। इवन अमेरिका में भी मेसन के ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, मगर मेसन यूएस से भागकर फ्रांस आ गया है और वो भी टूरिस्ट वीजा पर। मगर फिर मेसन यहीं पेरिस में सेटल हो गया और यही सब बातें शॉन ब्रायर भी सुन रहा होता है। तो वो बोलता है कि मेसन एक यूएस सिटीजन है और उसने जो बॉम्ब ब्लास्ट किया है उससे 4 फ्रेंच सिटीजन मारे गए हैं। क्या तुम सोच सकते हो कि ये कितनी बड़ी न्यूज बनने वाली है? तो मुझे इस लड़के को अरेस्ट करने के ऑर्डर क्यों नहीं दे देते? तो कैरन बोलती है कि ब्रायन, तुम्हारे पास मेसन को अरेस्ट करने के लिए 24 घंटे का टाइम है और प्लीज कोशिश करना कि तुम उस लड़के को यहाँ तक जिंदा ले आओ। वहीं हर टीवी चैनल पर माइकल मेसन की ब्लर इमेज शो होने लगती है कि ये आदमी एक डेंजरस क्रिमिनल है और जिसे भी दिखे तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करे। और ये न्यूज देखकर मेसन काफी घबरा जाता है और जल्दी से अपना पैसा और सामान लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। मगर ब्रायन भी इन्वेस्टिगेट करते करते मेसन की घर वाली स्ट्रीट तक पहुँच जाता है और मेसन की फोटो दिखाकर लोगों से पूछताछ करने लगता है। और एक लेडी मेसन को फोटो से पहचान लेती है, मगर मेसन भी इन लोगों को बातें करते हुए देख लेता है। तो वो अपने रूम की खिड़की से बाहर निकल जाता है और रूफ के ऊपर से भागना स्टार्ट कर देता है। मगर इस समय ब्रायन उसे देख लेता है और फिर इनकी चेस चालू हो जाती है और ये चेस बिल्डिंग के ऊपर से और अंदर से होते हुए काफी देर तक चलती है। मगर जब मेसन एक स्कूटी चुरा के भागना चाहता था तब ब्रायन उसे धर दबोचता है। वहीं बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड रफी जोई के बॉयफ्रेंड जीन को कॉल करके पूछता है कि क्या जोई मिली। तो जीन रफी को बता देता है कि जोई मिल चुकी है। असल में जोई काफी डर गई थी, इसलिए उसने प्लान फॉलो नहीं किया और उसका बैग चोरी हो गया। तो रफी बोलता है कि लड़की को वही रोक के रखो, हम लोग जल्द ही वहाँ पहुँच रहे हैं। वैसे जोई भी काफी दुखी है और बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार वो खुद को मानती है। तो जीन उसे जैसे तैसे करके संभालने की कोशिश करता है, मगर तभी यहाँ पर रफी और उसके साथी आ जाते हैं। तो उन्हें देखकर जीन समझ जाता है कि ये लोग जोई को मारने आए हैं। तो वो जोई को जल्दी से घर से भगा देता है, यह कहकर कि जल्दी से पेरिस को छोड़ दो वरना ये लोग तुम्हें मार देंगे। इसके बाद जोई यहाँ से चुपचाप निकल जाती है। वहीं ब्रायन मेसन को पकड़ के एक इंटेरोगेशन रूम तक ले आया है और अब मेसन की फटी पड़ी है। तो वो जल्दी से बोलने लगता है कि मैंने कोई बॉम्बिंग नहीं की है, मैं तो बस एक छोटा सा पॉकेट मार हूँ और मैंने एक लेडी का बैग चुराया था। मगर जब मैंने उस बैग को चेक किया तो उस बैग में एक विग और एक टेडी बियर के अलावा कुछ भी नहीं था। तो ब्रायन पूछता है कि तुम मुझे देखकर भागे क्यों थे? तो मेसन बोलता है कि अपने आप को शीशे में देखो और फिर पूछो ये सवाल। हर कोई आदमी तुम जैसे टर्मिनेटर को देखकर भागेगा ही। तो ब्रायन बोलता है कि लड़के, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। तो मेसन ब्रायन को जोई का डिस्क्रिप्शन देने लगता है और इवन बैग में मिले फोन को भी ब्रायन को दे देता है। मगर इन दोनों को इस बात की खबर नहीं थी कि जोई का फोन बग्ड है और रफी का गैंग जोई की फोन की लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं और ऐसा होता भी है। वहीं फ्रेंच एजेंसी वाले उस लेडी को पकड़ लेते हैं जिसने मूवी की शुरुआत में मेसन के साथ मिलकर चोरी की थी। तो ये लेडी जरा सा डराने धमकाने पर मेसन की सारी डिटेल इन्हें बता देती है। वहीं ब्रायन मेसन से बोलता है कि प्रूव करो कि तुम बेस्ट पॉकेट मार हो। तो मेसन ब्रायन से जरा सा टकराता है और बोलता है कि हो गया काम। मगर ब्रायन चेक करके बोलता है कि मेरा वॉलेट तो अभी भी मेरे जेब में ही है। तो मेसन रिमाइंड करता है कि मैंने तुम्हारी वॉलेट की जगह पे उसका कंटेंट चुराया है और ऐसा होता भी है। और अब ब्रायन मेसन की कारीगरी से काफी इम्प्रेस्ड है। इसके बाद रफी और उसके आदमी जोई की फोन को ट्रेस करते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। तो इसका पता ब्रायन को भी लग जाता है, तो वो इन्हें सीसीटीवी से देखने लगता है और सरप्राइजिंगली रफी और उसके साथी कोरियर वाले बन के आए थे और जोई नाम की लड़की को ढूंढ रहे थे। तो ब्रायर समझ जाता है कि ये दोनों बॉम्बर के साथी हैं। तो जब ये लोग ब्रायर के पास आते हैं तो ब्रायर इन्हें बातों में उलझा लेता है, मगर अब तक मेसन ने खुद को आजाद कर लिया था। तो रफी मेसन को देखकर उसे पहचान लेता है। तो फिर इनमें फाइट चालू हो जाती है। ब्रायन रफी के साथी से भिड़ जाता है, मगर रफी ब्रायर को नॉकआउट कर देता है और यहाँ से भाग निकलता है। और अब तक मेसन भी मौका देखकर यहाँ से भाग चुका था। इसके बाद हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मेसन के चुराए हुए सामान का डीलर जिसका नाम बाबा है उससे पूछताछ हो रही है। और फ्रेंच अथॉरिटीज वाला आदमी बाबा से बोलता है कि अगर तुमने हमें इस आदमी की जानकारी दे दी तो हम तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को फ्रेंच सिटीजनशिप दे देंगे। वहीं ब्रायर अपने सुपीरियर टॉम को रिपोर्ट करता है कि हमारी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज हो गई थी एंड आई एम श्योर जो आदमी हमारे सेफ हाउस आए थे
वो लोग ऑपरेटिव्स हैं और वो किसी न किसी स्पेशल यूनिट के मेंबर हैं। ब्रायर बोलता है कि तुम जोई नाम की लड़की का पता लगाओ, वो हमारी नेक्स्ट लीड है। मगर टॉम बोलता है कि तुम्हारा काम मेसन को पकड़ने का है तो उसे पूरा करो। वहीं फ्रेंच सीक्रेट सर्विस का हेड विक्टर कैरन से मिलता है और उसे मेसन की पिक्चर दिखाकर बोलता है कि ये लड़का बॉम्बिंग का प्राइम सस्पेक्ट है। मगर कोइंसिडेंटली ये लड़का सीआईए के अनरजिस्टर्ड सेफ हाउस के पास देखा गया है। क्या सीआईए हमसे कुछ छुपा रही है? वैसे सीआईए ने उस सेफ हाउस को रजिस्टर क्यों नहीं करवाया? मगर कैरन ऐसे बिहेव करती है कि उसे सेफ हाउस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वहीं रफी अपने गैंग वालों के साथ एक बैंक रॉबरी का प्लान बना रहा है और यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि ये लोग बॉम्ब ब्लास्ट को एज अ डाइवर्जन यूज करके बैंक लूटना चाहते हैं। वहीं विक्टर का आदमी उसे बताता है कि एक अनजान कॉल से हमें ब्लास्ट में यूज हुए बॉम्ब के मेकर की जनरल लोकेशन का पता चल गया है। तो विक्टर फ्रेंच रैपिड यूनिट कमांडर को मिलने के लिए बुलाता है और कोइंसिडेंटली रैपिड यूनिट का कमांडर रफी बर्नार्ड है, जो कि असल में बॉम्बिंग का मास्टरमाइंड है। और यहाँ पे हमें क्लियर हो जाता है कि बॉम्बिंग के पीछे फ्रेंच रैपिड यूनिट है, जो कि स्पेशल पुलिस फोर्स है और इस प्लान में रैपिड यूनिट के सभी मेंबर शामिल हैं। इसके बाद रैपिड यूनिट एक बिल्डिंग को रेड करती है इस बहाने से कि इस बिल्डिंग में बॉम्ब मेकर के होने की खबर मिली है, मगर असल में ये लोग यहाँ पर बॉम्ब प्लांट करने आए हैं। इसके बाद यूनिट का आदमी बाकियों को रिपोर्ट करता है कि मुझे बॉम्ब मेकिंग के इक्विपमेंट्स मिले हैं। तो फेक कवर का बहाना बनाकर इस बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों को फोर्सफुली अरेस्ट कर लिया जाता है और ये सब सीन एक मीडिया वाला रिकॉर्ड कर लेता है। वहीं अब बाहर भीड़ भड़कने लगती है और वो लोग रेसिस्ट चिल्ला रहे होते हैं और ये देखकर रफी भी काफी सेटिस्फाइड है कि अब वो लोग आगे के प्लान को फॉलो कर सकते हैं। असल में रफी और उसके लोग अपने रॉबरी प्लान के लिए शहर में ज्यादा से ज्यादा कियोस्क क्रिएट करना चाहते हैं जिससे डिस्ट्रैक्शन हो सके। वहीं दूसरी तरफ माइकल बचते बचाते बाबा की शॉप तक पहुंच जाता है और उसे समझाता है कि उसने कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया है। तो बाबा मेसन पर यकीन करके उसे एक जगह पर छुपा देता है, मगर मेसन को अंदाजा नहीं है कि बाबा और उसकी फैमिली को फ्रेंच अथॉरिटीज ने अपनी साइड में कर लिया है और ऐसा होता भी है। बाबा फ्रेंच अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर देता है, जो रैपिड यूनिट को मेसन की लोकेशन पर भेज देते हैं। इसके बाद वैन के अंदर रफी अपनी यूनिट को समझाता है कि मेसन को देखते ही मार डालो और ऐसा प्रूव करो कि मेसन ने भागने की कोशिश की थी। वहीं अब मेसन को भी गड़बड़ का एहसास हो जाता है क्योंकि घर के सभी डोर्स बाहर से बंद हैं और उसे बाहर रैपिड यूनिट दिख जाती है, जिन्हें देखकर मेसन की हालत खराब हो जाती है और वो होपलेस होने लगता है। मगर वो एक टूटी हुई जगह में घुस जाता है और चुपके से बाहर भाग जाता है। मगर उसे एहसास हो जाता है कि एक स्नाइपर ने उसे निशाने पे ले रखा है। मगर तभी ब्रायर यहाँ पर आकर मेसन को बचाकर यहाँ से ले जाता है। वहीं रैपिड यूनिट ने बिना वजह लोगों को अरेस्ट किया हुआ है, तो शहर में प्रोटेस्ट चालू हो जाती हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जोई छुपते छुपाते एक जगह तक पहुंच जाती है और अपने ओल्ड फ्रेंड पॉल से हेल्प मांगती है, जिसके लिए पॉल मान जाता है। वहीं अब मेसन काफी डरा हुआ है। वो बोलता है कि वैसे तो मैं एक चोर हूँ, मगर तुम मुझ पे जो चाहे चार्जेस लगा दो और बेशक जेल भी भेज दो, एटलीस्ट मैं जिंदा तो रहूंगा। मगर ब्रायर बोलता है कि लड़के, तुम इस झमेले में फंसे हो, तो अगर तुम इससे बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। तो ये लोग जल्दी से जोई की फोन कॉन्टेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं और उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां जोई थोड़ी देर पहले आई थी। मगर जब ब्रायर जोई के बारे में पूछता है तो जोई के फ्रेंड इन्हें चकमा देकर अपने स्कूटर से भाग निकलते हैं और इवन इनकी कार को भी जला देते हैं। तो ये देखकर ब्रायर की सनक जाती है, तो वो एक कार चोरी करके जोई के फ्रेंड्स का पीछा करता है, मगर कोई फायदा नहीं, वो लोग तो भाग चुके थे। तो ये लोग जोई के फोन से पॉल की इमेज निकालकर उसकी डिटेल्स निकाल लेते हैं, जिससे इन्हें पॉल की शॉप का पता चल जाता है। तो ये लोग पॉल की शॉप पे नजर रखते हैं और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और जल्द ही इन्हें जोई का फ्रेंड पॉल दिख जाता है। ब्रायर बोलता है कि उन लोगों ने मुझे देख लिया है, मगर उन्होंने तुम्हें नहीं देखा है, तो तुम ही अंदर जाओ और उस बंदे से पता लगाओ कि जोई कहाँ है। मगर मेसन इसके लिए साफ इनकार कर देता है। तो ब्रायर बोलता है कि अपने ऊपर से टेररिस्ट होने का धब्बा हटाने के लिए ये अच्छा मौका है। तो मेसन स्माइल करके काम पे लग जाता है और वो पॉल की शॉप जाकर एक आदमी का फोन चुरा लेता है। मगर जल्द ही उस आदमी को शक होता है, तो वो अपने फ्रेंड से अपने फोन पर कॉल करवाता है, जो कि एक स्ट्रेंजर पर्सन की पॉकेट में बचता है। तो इन्हें लगता है कि इसी आदमी ने फोन चुराया होगा। तो फिर यहाँ पर फाइट चालू हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर मेसन पॉल का वॉलेट चुरा लेता है, जिससे उसे पॉल के घर का एड्रेस पता चल जाता है।
और इसी काम के लिए तो मेसन यहाँ पे आया था। इसके बाद ये लोग पॉल के एड्रेस की तरफ जाने लगते हैं, मगर वो रास्ते में देखते हैं कि हर तरफ प्रोटेस्ट चल रही है और फिर जल्द ही ये लोग पॉल के फ्लैट तक पहुंच जाते हैं। मगर जोई भी काफी डेंजर लड़की है और वो चाकू लेकर मेसन को होस्टेज बना लेती है, मगर ब्रायर बड़ी आसानी से जोई को डिसआर्म कर देता है और जोई से कहता है कि मैं एक झलक देख के बता सकता हूँ कि तुम टेररिस्ट नहीं हो, मगर बॉम्ब वाला वो बैग तुम्हारा था, यानी तुम इस बॉम्बिंग इंसिडेंट के बारे में कुछ तो जानती हो। तो जोई ब्रायर को सब कुछ बता देती है जो भी उसे पता था। तो ब्रायर अपने सुपीरियर को कॉल करके बताता है कि मेसन और जोई मेरे पास हैं, मगर मैं आगे की लीड को फॉलो करते हुए जीन नाम के आदमी के पीछे जा रहा हूँ जिसने जोई को बॉम्ब दिया था। मगर कैरन ब्रायर को रिमाइंड करती है कि हम लोग सिर्फ सर्विलांस टीम है और तुम अपने अथॉरिटीज के दायरे को पार कर रहे हो और तुम्हारा काम सिर्फ मेसन को पकड़ने का है, और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो आगे से तुम्हें CIA से कोई हेल्प नहीं मिलेगी। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि शहर में दंगे बढ़ते जा रहे हैं और हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ब्रायर और उसकी टीम जीन के घर तक पहुंच जाते हैं जहां पर जीन फांसी पर लटका हुआ था और ऑब्वियसली ये काम रफी का है। ब्रायर को जीन के हाथ पे एक टैटू दिखाई देता है और घर की तलाशी लेने पर उसे जीन की ID मिल जाती है और इन्हें पता चलता है कि जीन असल में एक पुलिस वाला था जिसका नाम पास्कल था, और वो ये न्यूज कैरन से भी शेयर कर देता है कि बॉम्बिंग के प्लानर्स पुलिस वाले हैं और वो लोग रैपिड यूनिट से हैं और रैपिड टीम ने फेक बॉम्ब इक्विपमेंट प्लान करके शहर में दंगे चालू करवा दिए हैं। ब्रायर कहता है कि कैरन इस सिटी के साथ कोई चेस गेम खेल रहा है। तो कैरन कहती है कि ये सब चीजें हमारी कंट्रोल से बाहर की हैं और हमें ये इन्फॉर्मेशन फ्रेंच इंटेलिजेंस को दे देनी चाहिए, वही लोग इसे हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद कैरन फ्रेंच इंटेलिजेंस हेड विक्टर से मिलने जाती है और उसे सब कुछ बता देती है जो भी उसे पता था, मगर जैसे ही कैरन उसे ब्रायर और जोई की लोकेशन बताती है विक्टर उसे मार देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का रियल मास्टरमाइंड विक्टर ही है और रैपिड यूनिट इसी के लिए काम करती है। इसके बाद एक यूनिट ब्रायर, जोई और मेसन को ट्रांसफर करने आ जाती है, मगर असल में ये यूनिट विक्टर ने भेजी थी। मगर जोई इनमें से एक आदमी को पहचान लेती है क्योंकि उसने इस आदमी को जीन के घर के बाहर देखा था, और ब्रायर को भी एक आदमी के हाथ पर टैटू दिख जाता है जो कि जीन वाले टैटू जैसा था। तो वो जल्दी से इनकी धुलाई लगाने लगता है, मगर इस फाइट में गोली चल जाती है और एज ऑलवेज गोली वैन ड्राइवर को लगी थी, मगर ब्रायर जैसे तैसे इन बैड गाइज को मार देता है। वहीं मास प्रोटेस्ट करने वालों ने फ्रेंच नेशनल बैंक को घेर लिया है, मगर असल में इस प्रोटेस्ट का लीडर भी रैपिड यूनिट का एक मेंबर है जिसने जानबूझकर लोगों को बैंक के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए भड़काया है ताकि वो लोग इस सब का फायदा उठाकर बैंक को लूट सकें। इसके बाद पुलिस बैंक के सामने बैरिकेड लगा देती है और रैपिड टीम को बैंक को अंदर से प्रोटेक्ट और गार्ड करने का काम दिया जाता है, मगर असल में ये विक्टर का प्लान था। वहीं जब ब्रायर कैरन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो ऑफिशियल कांटेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि वो तो मर चुकी है, और लास्ट टाइम कैरन फ्रेंच इंटेलिजेंस हेड विक्टर से मिलने गई थी। तो ब्रायर को कॉन्स्पिरेसी समझ में आने लगती है। तो उसका सुपीरियर टॉम बोलता है कि विक्टर नेशनल बैंक ऑफ फ्रांस को प्रोटेक्ट करवा रहा है और उसने स्पेशली रैपिड यूनिट को भेजा है ताकि वो लोग बैंक को अंदर से प्रोटेक्ट कर सकें। तो ब्रायर समझ जाता है कि रैपिड यूनिट बैंक को बचाने के बजाय लूट में गई है। वहीं रैपिड यूनिट बैंक तक पहुंच जाती है और उनके स्नाइपर भी पोजीशन ले लेते हैं और बाकी लोग अंदर जाकर काम पे लग जाते हैं और जल्द ही बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। इसके बाद फिर ये लोग वॉल्ट के अंदर जाकर वहां के सिस्टम से डिजिटल करेंसी चुराने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रायर चुपके से बैंक में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करता है, मगर जल्द ही उसे पहचान लिया जाता है और फिर यहाँ पर गन फाइट चालू हो जाती है और इस सब के बारे में जोई और मेसन को भी पता चल जाता है। तो ये लोग प्रोटेस्ट वाली जगह जाकर भीड़ को भड़काने लगते हैं और फिर जल्द ही भीड़ पुलिस वालों का बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने लगती है और जल्द ही ये लोग बैंक का डोर तोड़कर अंदर जाने लगते हैं और बैंक के हॉल को अपने काबू में कर लेते हैं। और अब तक ब्रायर ने भी सभी बैड गाइज को मार दिया था और फिर वो वॉल्ट की तरफ बढ़ने लगता है और अंदर मौजूद दोनों लोगों पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। इसके बाद जल्द ही ब्रायर रफी के लास्ट रिमेनिंग साथी को भी मार देता है और अब सिर्फ रफी ही बचा है जो कि चुराया हुआ पैसा लेकर भाग जाता है। और जब विक्टर रफी को कॉल करके पूछता है कि पैसा तुम्हारे पास है या नहीं, अगर न भी हो तो भी प्लान को अबॉर्ट करके यहाँ से गायब हो जाओ क्योंकि अब ये मेरे कंट्रोल से बाहर है। मगर रफी बोलता है कि मेरे पास 500 मिलियन डिजिटल करेंसी है, मगर मुझे आज रात ही इस कंट्री से बाहर निकालो, जिसके लिए विक्टर साफ इनकार कर देता है। तो रफी बोलता है
कि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं तुम्हारी भी पोल खोल दूंगा और तुम्हारे हर इलीगल एक्ट्स के बारे में अथॉरिटीज को बता दूंगा। वहीं ब्रायर मेसन को बोलता है कि तुम्हारी तरफ एक आदमी आ रहा है जिसके पास $500 मिलियन डिजिटल करेंसी है जो कि उसकी चेस्ट पॉकेट में है। ब्रायर बोलता है कि मेसन गुड लक, तुम एक बेस्ट पॉकेट मार हो तो अपना जलवा दिखा दो और ध्यान रहे कि तुम्हें उस आदमी के चेस्ट पॉकेट से एक हार्ड ड्राइव चुरानी है। तो मेसन मास्क पहनकर रेडी हो जाता है और जब रफी भीड़ में से होकर जा रहा था तब मेसन उसकी पॉकेट से हार्ड ड्राइव चुरा लेता है, जिसका रफी को भी एहसास हो जाता है। तो वो भीड़ में जल्द ही जोई को ढूंढ लेता है और उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। तो उसे बचाने के चक्कर में मेसन सबके सामने आ जाता है। इसके बाद जल्द ही सिक्योरिटी मेसन को एज अ बॉम्बर पहचान लेती है, मगर तभी विक्टर उन्हें ऑर्डर देता है कि मेन टारगेट तो रफी है। वेल ऑब्वियसली विक्टर रफी को मरवा के अपने सभी राज को छुपाना चाहता है और जब रफी मेसन पे गोली चलाता है तब ब्रायर उसे बचा लेता है और इसी समय सिक्योरिटी वाले रफी को भून डालते हैं, मगर गोली की आवाज सुनते ही लोग बाहर की तरफ भागने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर मेसन यहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद विक्टर बाबा के पास जाता है और बोलता है कि मुझे पता है कि मेसन तुम्हारे पास जरूर आएगा क्योंकि तुम ही उसे इस कंट्री से बाहर जाने के लिए पासपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम कैसे भी करके मेसन को मुझ तक पहुँचा दो। और बाबा ऐसा ही करता है। जब मेसन पासपोर्ट बनाने वाले आदमी से मिलने आता है तो उसकी जगह पे विक्टर मौजूद था, तो वो समझ जाता है कि उसे फिर से धोखा दे दिया गया है। इसके बाद विक्टर बोलता है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करने नहीं आया हूँ, क्यों ना तुम मुझसे एक डील कर लो, मैं तुम्हें पासपोर्ट और $1 लाख कैश दूंगा और बदले में तुम मुझे वो हार्ड ड्राइव दे दो। जिसके लिए मेसन मान जाता है और उसे हार्ड ड्राइव दे देता है, मगर विक्टर काफी चालू था, वो मेसन पे गन पॉइंट कर देता है। मगर तभी ब्रायर भी यहाँ पे पहुंच जाता है और वो विक्टर को गन पॉइंट पे ले लेता है, मगर न जाने क्यों ब्रायर मेसन की छाती में गोली मार देता है। और फिर इसके बाद जल्द ही यहाँ पर अथॉरिटीज आ जाती हैं और विक्टर को पकड़ लिया जाता है और पुलिस वालों के जाते ही मेसन को होश आ जाता है। असल में मेसन ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी और फिर हमें पता चलता है कि जो ड्राइव मेसन ने विक्टर को दी थी वो भी नकली थी। इसके बाद लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मेसन ब्रायर से पूछता है कि क्या मैं CIA ज्वाइन कर सकता हूँ, तो ब्रायर कहता है कि हाँ बिल्कुल। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड होती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।